बीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ राजीव जेटली जी बैठे हैं, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अगर मैं ये कहूं कि हम इनके निवास पे बैठे हैं, ये ज़्यादा उचित होगा। हमारे साथ तो हैं ही, तो आज इनसे मुलाकात का हमें मौका मिला है, तो हम अच्छी बातें करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सर? तो सबसे पहले आप ही बताइए कि इस टाइम आप हरियाणा का भी आपको प्रभार मिलने वाला है या मिल चुका है, कुछ क्या कहना चाहेंगे? जी मिला हुआ है। मिल गया? तो आप दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह बैठेंगे? हाँ, मैं फ़िलहाल दिल्ली में बैठता हूँ। अच्छा, मैं एक मुख्तसरन पूछ रहा हूँ, आप हमें डिस्क्लोज़ करो या ना करो, जो आप देख रहे हो कि इस टाइम यूट्यूबर्स का एक वेब बन गया है मीडिया में। जिसको देखो वही जर्नलिस्ट है, अपने आप में कथित या तथाकथित रूप में, जैसे भी कहो, और कथाकथित रूप में भी। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? नहीं शर्मा जी, देखिए ये हर बात के एक पैरामीटर होते हैं। अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो आपको इंजीनियरिंग करनी होती है। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करनी होती है। इसी तरीके से जब आप जर्नलिस्ट बनते हैं तो आपको मास कम्युनिकेशन करना होता है। तो आपके बेसिक्स कंसेप्ट जो है जर्नलिज्म के क्लियर होने चाहिए। फिर भी किसी के पास कोई प्रतिभा है और वो चाहता है कि मैं पत्रकारिता में आऊँ और उसके पास सर्टिफिकेट नहीं, तो उसके पास भी अधिकार है। लेकिन जो जर्नलिज्म के प्रिंसिपल होते हैं, अगर उससे अलग हटते हुए पत्रकारिता होती है तो कहीं ना कहीं वो जो सीनियर वरिष्ठ पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाहते हैं, उनकी भी क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न उठ जाता है इन बातों से। तो मुझे लगता है कि ये हम देखें इस बात को, उससे बेहतर अगर ये जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो होती हैं, अगर वो भी इनके ऊपर कोई चेक लगाएं, क्योंकि पत्रकारिता करना अच्छी बात है, रिपोर्टिंग करना अच्छी बात है, समाज के मुद्दे उठाना अच्छी बात है किसी भी माध्यम से। और मुझे लगता है आजकल तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है कि आम आदमी भी मुद्दे उठा सकता है, उसके लिए पत्रकार बनने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कोई मुद्दा अगर आप उठाते हैं और उस मुद्दे में सच्चाई है तो उसको पढ़ा भी जाता है, देखा भी जाता है। लेकिन अगर उसमें सच्चाई नहीं है और केवल आप उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए उठाते हैं तो ना तो उसमें पत्रकारिता फलती फूलती है और ना ही उसमें समाज के अंदर जो मैसेज जाना चाहिए वो ठीक जाता है। तो नो डाउट जिन्होंने मेहनत करी है, जिनका लंबा तजुर्बा है, या जो लोग एक सर्टिफिकेट लेकर के कोर्स करके आते हैं, अगर वो इस फील्ड में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं एक हेल्दी डिस्कशन होगा, एक हेल्दी न्यूज़ मिलेगी। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जेटली जी का आपको परिचय दिया कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो हम उसी दिशा में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर हम राजनीति कोई सवाल नहीं करते तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। जनाब, आप ये बताइए कि हम हरियाणा में, अगर हरियाणा प्रदेश में सामाजिक सौहार्द की बात करें तो इसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, सामाजिक सौहार्द बना रहे और आपस में जो भाईचारा है ये सुदृढ़ हो? क्या कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी एक बेहतर मिसाल है। आपने देखा कि जब भी कोई संगठन अगर वो काम एग्रेसिव मोड में करता है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन मुख्यमंत्री जी ने उसके खिलाफ कार्रवाई करी। कई बार इल्ज़ाम ये लगे कि कार्रवाई बहुसंख्यकों के खिलाफ हुई और दूसरी तरफ से इल्ज़ाम ये लगे कि जो अल्पसंख्यक थे उनके द्वारा कि हमारे गांव के गांव उजाड़ दिए। लेकिन पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करना ये सबूत देता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। और क्योंकि वो भाईचारा चाहते हैं इसलिए उन्होंने किसी रिलीजन, किसी कास्ट को ना देखते हुए जो भी लोग गलत थे उनके खिलाफ कार्रवाई करी। और आपने अपने पीछे देखा भी कि जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि उनको शेल्टर दिया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और जो लोग ये कहते थे कि भाई आपने छूट दी है किसी को, तो उनके खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई की गई है ये आपने, मुझे लगता है, मीडिया के माध्यम से भी देखा। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी प्रदेश का मुखिया प्रदेश की जनता को अपना मानता है तो सबके साथ वो समान व्यवहार करेगा। जो लोग निर्दोष हैं
उनके ऊपर किसी भी तरीके का अत्याचार उपद्रवियों द्वारा ना हो, ये सुनिश्चित करेगा और वो सुनिश्चित करके दिखाया उन्होंने। मैं जेटली जी, इस चर्चा का बस अब मेरा अंतिम सवाल ये है कि क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल एक संस्था कह लीजिए, और जो आरएसएस या दूसरे हिंदूवादी संगठन हैं, ये कुछ अग्रेसिव उसमें रहते हैं, मोड में कह लें, हम एक शब्द है मोड। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आरएसएस कई बार अपने आप को बहुत ही डिफेंसिव उसमें बयान दे देती है, उस पर आप बयान देना चाहो या ना देना चाहो, आपकी इच्छा है, लेकिन वो डिप्लोमेटिक भी होते हैं, डिफेंसिव भी होते हैं, और बड़ी एक जिसे कहते हैं कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि इनकी बात को समझे कैसे और माने तो माने कैसे। वो एक मेरे पास उदाहरण है, मैं आपसे अलग से बात कर लूँगा कभी ऑफ द रिकॉर्ड। लेकिन जो दूसरे आप विश्व हिंदू परिषद की बात कर लें या बजरंग दल की बात कर लें, इनका एग्रेसिव मोड रहता है, ये उकसाने वाली बात। आपने देखा होगा दिल्ली में बड़े बयानबाजी हुई है इस तरह की, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपने अधिकार को मानना, अगर आप उसे एग्रेशन कहते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। यह हमारा देश है, ये हमारा प्रदेश है। हमारे देश और प्रदेश के अंदर सीमाएं निर्धारित नहीं हो सकती हैं कि कोई धार्मिक यात्रा कहाँ से निकले और कहाँ से ना निकले। ये भी निर्धारित नहीं हो सकता कि इस मोहल्ले में धर्म की आस्था प्रकट की जा सकती है और किस में नहीं की जा सकती। यही बात अगर उनकी मांग है तो उस मांग बिल्कुल जायज़ है। अगर बीच में कोई बाधा पहुंचाएगा, किसी को भी धार्मिक आज़ादी है, किसी को भी अगर अपनी आस्था प्रकट करनी है, उसमें कोई बात, ये दोनों तरफ होनी चाहिए ना, दोनों के लिए, दोनों कौमों के लिए, चाहे माइनॉरिटी है या आप मेजॉरिटी है। अगर माइनॉरिटी की बात करें या मेजॉरिटी की बात करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा पीछे भी सड़कों के ऊपर भी नमाज़ पढ़ी जाती थी, हर जगह पर पढ़ी जाती थी, और उसको भी बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। चाहे वो सोना रोड की बात हो, गुड़गांव की बात हो, उसमें भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको उचित जगह दी जाएगी, आप वहाँ पढ़िए। आम लोगों के लिए आप समस्या मत बनिए, आम लोगों के लिए आप परेशानी मत बनिए। उनको भी जगह दी गई, उनको वहाँ से उठाया गया। ऐसा नहीं था कि उनको अपनी आज़ादी, अपनी आस्था प्रकट करने की आज़ादी नहीं थी, उनको आज़ादी दी गई। सिमिलरली, जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी ऐसे इलाके से निकलूँ जहाँ पर बहुसंख्यक अगर दूसरे धर्म के लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि उनकी आज़ादी में भी विघन डाला जाए, उनको भी सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व, और ये हमने करके दिखाया भी है। इंडिया और भारत के बारे में क्या कहना है? इंडिया, अब आप भारत कहो या इंडिया, ये तो पुराना एक चलता आ रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बहुत अलग से कभी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्तसरन आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देश है हमारा, ये बात तो मुझे लगता है कोई भी भारतीय इस बात से पीछे नहीं हट सकता। अगर इस बात को कोई तूल दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि भारत से वो अपना जुड़ाव नहीं चाहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे। देखिए, ये बहुत आज इंडिया और भारत तो आपने आज शुरू किया है, लेकिन इससे पहले ये नारे लगने शुरू हो गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। अब इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत के टुकड़े क्यों किए जाते हैं और इंडिया के क्यों नहीं किए जा सकते। क्योंकि इंडिया जिस फिलॉसफी के साथ इंडिया को लेकर के चला जाता है, उस फिलॉसफी में एकजुटता नहीं, बाइफर्केशन नज़र आता है। और आपने देखा भी है कि राहुल गांधी जी अभी जब भी किसी जाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अनडेमोक्रेटिक बात कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। डेमोक्रेसी में एकजुटता की बात आती है, डेमोक्रेसी के अंदर जुड़ाव की बात आती है, लेकिन वो हर बार वो यूनियन ऑफ स्टेट्स सबसे पहले संबोधित करते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स को बार बार एम्फेसाइज करना ही अपने आप में दर्शा देता है कि आप कहीं ना कहीं बंटवारा चाहते हैं, जातियों के आधार पर चाहते हैं, धर्म के आधार पर चाहते हैं, और कम से कम जाति और धर्म से उठकर अब तो इन्होंने राज्यों के बीच में भी बंटवारे की जो लकीर खींचने की कोशिश की है, उसको चाहे सहारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लेकिन ये मानसिकता दर्शाता है आपकी कि इस मानसिकता के साथ आप कम से कम जोड़ नहीं सकते हैं, केवल तोड़ना ही जानते हैं। कुछ कहना चाहिए? नहीं, बस। तो ये थे राजीव जेटली जी, जिन्होंने भारत और इंडिया पे बयान अपना दिया, मतलब अपना वक्तव्य दिया। और मैं तो जैसे ये कह रहे थे कि भाई बार बार एक बयान आ रहा है कि यूनियन ऑफ इंडिया, जो स्टेट्स की यूनियन है, ये तो ये अखंड भारत की अगर हम बात करें तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ा। वो बहुत पीछे की बात है, दूसरी तीसरी शताब्दी, जब सिकंदर आया था उसके आसपास की बात है।
और तब भी भारत जो था वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। पटेल साहब ने 500 से ऊपर 564 या कुछ ऐसे जब स्टेट बटा हुआ था, ये रजवाड़े थे कह लीजिए या नवाब लोग थे, इन सब को एक किया। तो भारत तो पहले भी बटा ही हुआ था, जब बाहर के जो आक्रांता आए तब भी ये बटा हुआ था। इसी करके ये देश लगभग 1000 साल गुलाम रहा है। खैर अलग अलग ये चर्चा है, आज तो पहली मुलाकात है, हम बहुत ज़्यादा इनको परेशान नहीं करना चाहते क्योंकि जो है हाँ, लेकिन ये हमारा इनसे आग्रह रहेगा, अनुग्रह रहेगा कि समय समय पर हमें अपना समय देते रहें और हम कुछ ना कुछ जो संदेश है वो सामाजिक सौहार्द के लिए देते रहें और सही बात, तथ्य आधारित बात कहना चाहेंगे, इधर उधर की बातें नहीं। तो आज की मुलाकात में सिर्फ इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।